और सबसे पहले खबर हरिद्वार से। यहां के लंढौरा के शिकारपुर स्थित राजीव नवोदय विद्यालय में एक बार फिर से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। यहां खाना खाते ही 12 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। पहले तो सबको लंढौरा हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद जिन बच्चों की हालत ज्यादा खराब थी उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो बताया जा रहा है कि बच्चों ने जैसे ही दाल और रोटी खाई उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इसके पीछे साफ तौर पर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। तो स्कूल प्रबंधन ने इस पूरे मामले को दबाने का भी प्रयास किया है और उससे भी ज्यादा यहां पर शर्मनाक बात यह है कि स्कूल प्रशासन कह रहा है कि ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि बच्चे तो बीमार पड़ते ही रहते हैं। तो शर्मनाक बयान आ रहा है, बच्चों की हालत आप देख सकते हैं। कुछ नहीं, फूड पॉइजनिंग का तो कोई मामला नहीं बैठता क्योंकि उसी खाने को सारे बच्चे खाते हैं। अगर इस तरह फूड पॉइजनिंग कोई हो तो सभी को इस तरह की प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इतने बच्चों में 5-7 बच्चे 7-8 बच्चे अलग अलग तरह से जो है बीमार हो जाते हैं, स्वास्थ्य खराब है, तो उनके लिए जो है फर्स्ट एड जो है दिलाते हैं, उनको उस तरह से करते हैं। उधर देहरादून में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी जयप्रकाश को फांसी की सजा दी है। वारदात के 13 महीने बाद दोषी जयप्रकाश को मौत की सजा सुनाई गई है। पूरी वारदात 28 जुलाई 2018 को हुई थी। देहरादून के सहसपुर में मजदूरी करने वाले जयप्रकाश ने अपने साथी की ही 10 साल की बेटी को 10 रुपए देने के बहाने बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और पकड़े जाने के डर से कमरे के नीचे गड्ढा खोदकर सीमेंट की बोरी और पत्थरों से शव को ढक दिया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और अब उसका दोष सिद्ध हुआ है, उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। आज इस अभियुक्त को धारा 302 के अंतर्गत फांसी की सज़ा दी गई है, मृत्युदंड की सज़ा दी गई है और जो शेष धाराएं थी जिसमें 376 और 377 को अलग से डिफाइन न करके उसको धारा 6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास की सज़ा। और अब बात सरकार की, तो दून सचिवालय में आज उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इसमें बहुत सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। तो आम लोगों को कई फैसले सीधे फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो रिपोर्ट देखिए और देखिए क्या क्या फैसले आज लिए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे कैबिनेट की बैठक चली, जिसमें 30 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी गई। शराब से अलग डीनेचर्ड अल्कोहल यानी एथेनॉल पर राज्य सरकार ने टैक्स हटा दिया है। शीरा नीति को मान्यता दे दी गई है। 75% शीरा अब खुले बाजार में बेचा जा सकेगा। कैबिनेट में शहरी क्षेत्र में बड़ी राहत दी गई है। 105 मीटर तक के भूखंड पर नक्शा पास करने में आसानी होगी। 4 धाम प्रोजेक्ट में बनने वाले ऋषिकेश बाईपास में रॉयल्टी की छूट दी गई है। 17 किलोमीटर लंबे बाईपास पर रॉयल्टी 4 करोड़ से ज्यादा लग रही थी। जीएसटी की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार ही करेगी। वहीं यूपी उत्तराखंड के बीच पेंडिंग मामलों पर भी कैबिनेट में फैसले लिए गए। 428 हेक्टेयर में से 380 हेक्टेयर सिंचाई विभाग की जमीन यूपी से वापस मिलेगी। सिंचाई विभाग के 1709 भवनों में से 1303 आवास यूपी के कब्जे से वापस मिलेंगे। वहीं हरिद्वार कुंभ के लिए यूपी सिंचाई विभाग के कब्जे से 697.57 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड को वापस मिलेगी। कॉर्बेट में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को मंजूरी दी गई है। फोर्स के गठन में केंद्र सरकार फाइनेंशियल मदद करेगी। 81 स्पेशल टाइगर गार्ड होंगे। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मुताबिक हेल्थ विभाग में पदों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने राज्य में स्पोर्ट्स कोर्ट को भी स्थगित कर दिया है। अब खेल संघों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। कैबिनेट ने माना है कि स्पोर्ट्स कोर्ट से खिलाड़ियों को दिक्कत आ रही थी। वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री को भी सरकार ने राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अब लैंड यूज चेंज करने पर 10% शुल्क लगेगा। मंत्रिपरिषद ने 3 करोड़ तक के शेल्टर फंड पर 4 किस्त तय की है। 3 करोड़ से ज्यादा पर 8 किस्तों में शेल्टर फंड देना होगा। शेल्टर फंड ईडब्ल्यूएस आवास बनाने वाले बिल्डर्स को जमा करना होता है। जो हमारे यहाँ पैनल आर्किटेक्ट है, अब वो नक्शा देंगे बना के, वो 105 मीटर तक का एक ही कैटेगरी हमने शुरुआत की है। वो नक्शा देंगे बना के, उस नक्शे को उनके द्वारा मोहर लगी हुई होगी तो उस नक्शे को मान लिया जाएगा कि यह नक्शा ठीक है और वो अपना मकान बनाए, उनको अनुमति रहेगी। यदि इसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी तो ये तो ठीक है कि दोबारा वो नक्शा बनवाएंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन जो हमारे पास इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट है उसको हम कहीं ना कहीं उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे। राज्य कैबिनेट ने आम लोगों से जुड़े हुए फैसले लिए हैं और उम्मीद है कि जल्दी इसका फायदा भी जनता को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट।
और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राज्य सरकार ने बेरोजगारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य में बस खरीदने पर त्रिवेंद्र सरकार 50% सब्सिडी देगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाल योजना के तहत अगर कोई बस खरीदता है तो उसे 50% सब्सिडी मिलेगी। पहले ये 25% थी, तो 25% और बढ़ा दिया गया है, दोगुना कर दिया गया है और अब ये कुल मिलाकर 50% हो गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब इस कदम से जो भी युवा बेरोजगार हैं या फिर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो पर्यटन से सीधे जुड़ सकते हैं। राज्य में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी हो गई है, लेकिन अल्मोड़ा जिले में पंचायत आरक्षण पर विवाद भी शुरू हो गया है। कई सीटों पर आरक्षण पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। दरअसल अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में तो एक गांव ऐसा है जहां ग्राम प्रधान की सीट एससी के लिए रिजर्व तो है, लेकिन उस ग्राम सभा में एक भी परिवार शेड्यूल कास्ट नहीं है। तो अब प्रशासन भी सख्ते में है, क्योंकि सीट तो रिजर्व कर दी गई, लेकिन ये नहीं देखा गया कि क्या वहां पर कोई एससी परिवार रहता भी है या फिर नहीं। जो हमारा आरक्षण हुआ है वो 2011 की जनसंख्या पे हुआ है और इसमें हमारे जो नियम है उसके आधार पे ये है कि 2 से ज़्यादा अगर जनसंख्या है और रोस्टर में आ रहा है तो उसको एससी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो अगर कहीं पे भी अगर ऐसी प्रक्रिया हुई है, क्योंकि 2011 से 19 तक हमारे काफ़ी हमने देखा है कि क्षेत्र में पलायन भी हमारे यहाँ काफ़ी है, तो वोटर लिस्ट के साथ लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और उसको सुनवाई के दौरान इसको कंसिडर किया जाएगा। नैनीताल के हनुमानगढ़ी से रानीबाग तक रोपवे लगाने के मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार साथ में पर्यटन विकास परिषद को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो हमने भी अपने खबर में दिखाया था कि भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट कहती है कि जो ये रोपवे बन रहा है हनुमानगढ़ी की पहाड़ियां भी इसमें शामिल है, तो ये खतरनाक है, क्योंकि हनुमानगढ़ी की पहाड़ियां इतनी मजबूत नहीं है कि रोपवे के भार को झेल पाए। और इस मामले में इसके बाद जनहित याचिका दाखिल हुई थी, तो हाईकोर्ट ने भी पूछा है कि यहाँ पर रोपवे बगैर जांच के आखिर कैसे बनाया जा रहा है। तो नैनीताल में बढ़ते ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए इस परियोजना का काम शुरू किया गया था, लेकिन कितनी लापरवाही के साथ ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक परेशानी कम करने के लिए दूसरी यहाँ पर घटना को या कहीं की दुर्घटना को न्योता दिया जा रहा था। तो फिलहाल अब जवाब दाखिल करना है 3 हफ्ते में। ये आपके चैनल के माध्यम से, आपकी न्यूज़ के माध्यम से ये मामला उठा है। ये आज तो प्रिलिमिनरी हियरिंग थी, कोर्ट की फर्स्ट टाइम हियरिंग थी। हम भी चाहेंगे कि भूगर्भीय जो रिपोर्ट्स हैं या जो किसी भी चैनल ने या आप लोगों ने जिन्होंने इस तरह की रिपोर्ट्स इकट्ठा करी हैं वो कोर्ट के आगे लाई जाएं। और देहरादून से इस वक्त खबर आ रही, जहां व्हाट्सएप पर 3 तलाक देने के मामले में पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत कर दी है। दून के वसंत विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। तो पति मोहम्मद फरमान ने व्हाट्सएप पर ही अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया था। अब जबकि कानून भी बन गया है, लेकिन ये मामले नहीं रुक रहे। तो फिलहाल अब क्योंकि हथियार है मुस्लिम महिलाओं के पास, तो पीड़िता ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। उधम सिंह नगर के किच्छा मंडी परिसर में कल देर रात कुछ स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी करने के शक में एक युवक को बुरी तरह पीट दिया था। तो इस मामले में अब नया मोड़ आया है। बच्चा चोरी के शक में लोगों द्वारा पिटने वाला युवक किच्छा का ही रहने वाला निकला और युवक मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर था। अब मानसिक रूप से विक्षिप्त इस युवक के परिजनों ने किच्छा कोतवाली में तहरीर दी है और जिन लोगों ने पिटाई की उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो किच्छा मंडी में कल देर रात कुछ लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए निर्वस्त्र कर इस युवक को पीटा था। तो यूपी में भी जगह जगह ऐसी घटनाएं आ रही हैं और यहाँ किच्छा में भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। सर, हमारे लड़का मानसिक रोग का है, इसका दिमाग सही नहीं है और कुछ लोगों ने हमारे लड़का को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। जरा देर के लिए नज़र बच गई थी, बाहर चला गया था और कोई ऐसा लड़का थोड़ी है कि 2-3 दफ़ा घूम चुका है। इसके फोटो भी लगे हुए हैं, जहाँ तहाँ थानों में भी लगा हुए हैं। मुख्यमंत्री दरबार में पहुंची शिकायतों पर अधिकारी कितने गंभीर हैं, उसका आज जीता जाता उदाहरण नैनीताल में देखने को मिला। नैनीताल के एटीआई में जिले के सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे जो भी शिकायतें आपके पास आए आप उसका तुरंत निस्तारण कर सकते हैं। मगर अधिकारियों को आप देखिए कि कितना उनका इंटरेस्ट यहाँ पर इस बात को जानने में है कि वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं। तो अधिकतर जो अधिकारी थे वहां अपनी नींद पर काबू नहीं पा पाए और ये देखिए यहाँ आराम फरमाते हुए नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शिकायतों का त्वरित निस्तारण
निस्तारण करें। और अधिकारियों को आप देखिए, उनको ये भी जानने की इच्छा नहीं है कि आखिर जो ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है तो उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये रवैया अधिकारियों का साफ नजर आ रहा है कि बार बार जनता दरबार या कुछ लगते हैं तो आखिर क्यों नहीं लोगों की शिकायतों का निस्तारण हो पाता है। यदि ऐसे कोई केसेस आए हैं, क्योंकि हमने पूरे ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, कैमरास क्रियाशील हैं, यदि ऐसे कोई केस आए हैं कि दे वर नॉट सिंसियर इन लिसनिंग टू दी और इन अटेंडिंग टू दी ट्रेनिंग, सो उसको अभी हम आफ्टर द ट्रेनिंग संज्ञान लेते हुए शो कॉज करेंगे। तो एक तरफ पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर भी हलचल तेज है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव अधिकारी राधा मोहन सिंह ने राज्य के सभी चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक की। राधा मोहन सिंह ने चुनाव प्रक्रिया की बारीकियों के चुनाव प्रभारियों को बताए भी, जानकारी भी दी और उन्होंने कहा कि केंद्रीय चुनाव अधिकारी ने कहा है कि दिसंबर से पहले राज्य में चुनाव संपन्न कराए जाने हैं। यहाँ 14 संगठनात्मक जिले हैं और सभी जिला के चुनाव अधिकारी आए थे, सह चुनाव अधिकारी आए थे और 11 सितंबर से बूथ समितियों का निर्वाचन होगा, फिर 11 अक्टूबर से मंडल समितियों का निर्वाचन होगा और 11 नवंबर से जिला समितियों का निर्वाचन होगा और 15 दिसंबर तक राज्य के अध्यक्ष का चुनाव और राष्ट्रीय प्रतिनिधि का चुनाव संपन्न होगा। तो 15 दिसंबर के बाद किसी भी दिन फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को लेकर राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य की 150 से ज्यादा महिला अधिकारियों ने शिरकत की। तो दरअसल यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो महिलाओं के सामने आ रही हैं, तो अधिकारियों से उन्हें समझा और कुछ सुझाव भी उनसे मांगे कि आखिर कैसे जो ये दिक्कत है, जो परेशानी है, उन्हें दूर किया जा सकता है। महिला को और बच्चियों को सुरक्षा शासन कैसे दे पाए, एक तैयार करेंगे अपना पत्र और शासन को भी भेजेंगे कि महिला की सुरक्षा और बच्चियों की सुरक्षा आज कितनी आवश्यक है। अब रामनगर के कॉर्बेट पार्क में हर दिन केवल 4 ही कैंटर पर्यटकों को ले जा सकेंगे और ये आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क को निर्देश दिए हैं कि पार्क NTCA के नियमों के अनुसार ही अब चलेगा और इसके लिए यहाँ पर संख्या तय कर दी गई है। तो नवंबर 2018 को ढिकाला जोन में पर्यटकों को घुमाने के लिए 4 कैंटर के लिए टेंडर निकला था, लेकिन इसके बाद विवाद हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि एक दिन में सिर्फ आप 4 कैंटर में ही पर्यटकों को ले जा सकते हैं। प्रेजेंटली जो टेंडर निकाला गया था वो 10 कैंटर वाहनों के लिए निकाला गया था ढिकाला जोन में। तो कोर्ट ने ये कहा है कि जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है उसमें 4 गाड़ियां ही 4 कैंटर पर डे जाने की वहाँ परमिशन है, उससे अधिक नहीं जा सकते। इसलिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर इंश्योर करें कि वहाँ 4 से अधिक वाहन एक दिन में ना जाएँ। और कॉर्बेट नेशनल पार्क से अगली खबर है, जहां एक बार फिर से एक टस्कर हाथी का क्षत विक्षत शव मिला है। वनकर्मियों को गश्त के दौरान ये शव मिला, तो जिस स्थिति में शव मिला है तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है चट्टान से गिरकर हाथी की मौत हो गई हो और ये भी लग रहा है कि करीब 1 महीने पहले ये हाथी यहाँ पर मारा जा चुका था। फिलहाल वन महकमा इसे हफ्ता भर पुराना बता रहा है, तो ऐसे में जो कॉर्बेट में गश्त लगती है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चाहे वो 1 हफ्ता हो या 1 महीना हो, क्या किसी की नजर यहाँ पर नहीं गई, तब जबकि दावा किया जाता है कि चप्पे चप्पे पर नजर यहाँ पर रखी जा रही है। तो आपको बताएं कि कालागढ़ रेंज में के धारा में ये शव मिला है। देखिए, जो प्रथम दृष्टया जो स्टाफ ने बताया है बॉडी देख के, उसके हिसाब से चट्टान से गिर के इसकी मौत हुई है। परंतु इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी टीम, सीनियर ऑफिसर्स और डॉक्टर की टीम वहाँ मौके पे है और जो भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के मुख्य मार्ग में सुबह 8 से रात 8 बजे तक ई रिक्शा संचालन पर प्रतिबंध लग गया है, जिसके बाद 2500 से ज्यादा रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का पालन ठीक तरह से हो, इसके लिए घंटाघर परेड ग्राउंड ISBT में सुबह 8 से रात 8 बजे तक यानी 12 घंटे तक ई रिक्शा का संचालन नहीं होगा। वहीं जोगीवाला, जाखनलाटपुर, बड़ोवाला में भी ई रिक्शा अब नजर नहीं आएंगे। तो सुबह 8 बजे से पहले और रात को 8 बजे के बाद ही ई रिक्शा चल सकते हैं। जो है पुलिस प्रशासन ने जो है अखबार में साफ लिख दिया है कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक रिक्शा चलेगी। तो रात को कहाँ चलेगी रिक्शा, ये हमें प्रशासन ने नहीं बताया है। हमारे सारे रूट बंद कर दिए, अंदर मार्केट के भी, मतलब मार्केट के सारे रूट बंद कर दिए हैं हमारे।
अब ये देख लो कि हम रिक्शा लेके जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सुबह 5 तक भी नहीं चला सकते, मतलब रात को नहीं चलाएंगे, दिन में नहीं चलाएंगे तो कहाँ चलाएंगे? और रूट भी तो हमें दे, कौन सा रूट दे रखा है इन्होंने? कोई भी रूट नहीं छोड़ा जिसमें हम पैसे कमा सकें। ये बताओ मैम, सारे रूट बंद हैं, रोड पे निकलेंगे तो चालान होंगे, तो मैम गाड़ी कहाँ खड़ी कर दें? आप बताओ, या तो आरटीओ ऑफिस में खड़ी करें हम। ई रिक्शा को लेकर के ऑलरेडी व्यवस्था जो बनाई जा रही है, उनके रूट निर्धारित किए जा रहे हैं, जो मेन रूट्स हैं उनसे कैसे बाहर किया जाए, क्योंकि ई रिक्शा जो है वो जो उसका जब मेन रूट पर लोग चल रहे होते हैं तो उससे ट्रैफिक को वो स्लो करते हैं वहाँ पर, तो ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए रूट्स आइडेंटिफाई करके ताकि उनका जो जीविका है उस पर भी कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, इस हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पिथौरागढ़ नगर पालिका 2 अक्टूबर से डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करेगी। पालिका ने शुरुआती तौर पर नगर के 10 वार्ड को इसमें शामिल करने का फैसला लिया है। इसके लिए पालिका एक प्राइवेट फर्म को ठेका देगी जो हर घर के दरवाजे पर जाकर कूड़ा इकट्ठा करेगा और उसे पालिका जैविक और अजैविक कूड़े के रूप में निस्तारित करेगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही।